हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सैम्पल पेपर टेस्ट 2 4 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्वेश्चन विद आंसर। दोस्तों, अभी हमने सैम्पल पेपर 1 अपलोड कर दिया गया है। उसी सीरीज में हम सेकंड पेपर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का 80 का होता है, ड्यूरेशन कितना हमको 3 आवर मिलता है। कुछ दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, 5 सेक्शन होते हैं इसमें ABCDE। पहले जो सेक्शन होता है उसमें MCQ होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। सेकंड सेक्शन होता है जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन C में 6 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन D में 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन E में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे 4 मार्क्स के होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमें आगे जो हमारा मेन है पॉइंट जहाँ से पेपर स्टार्ट करना है हम लोगों को, उसको सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 to 20 कैरी 1 मार्क्स। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोला गया उसमें कि द वैल्यू ऑफ ए इफ HCF A, 18 बराबर 2, LCM दे रखा है 36। तो पूछा है कि भैया इनका ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमें फार्मूला मालूम है, हमें HCF दिया है, LCM दिया है, एंड इन दोनों का हमें एक फार्मूला मालूम है, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे कि HCF 2 है, LCM 36 है, एंड एक वैल्यू A है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 18 है। तो रखेंगे और सॉल्व करने पे हमारी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो ऑप्शन इज D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो हमें पता है कि 2 डिजिट संख्या में कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 10 होता है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है 4 होता है। इन दोनों में अंतर है, ये 2 डिजिट का पूछ रहा है और ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4 है, 4 के फैक्टर देखोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए हमारा क्या होगा ये कंपोजिट नंबर। तो पूछना चाह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। दोस्तों, हमें क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन हर तरह से कैसा भी हो क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन हम छोड़ के आएँ उससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन को लड़ते रहें और जब तक सॉल्व ना हो तब तक छोड़ो मत उसे। एक दिन जंग ज़रूर जीती जाती है, अगर हम हार भी जाते हैं तब भी हम कोई ना कोई दर्जा मिल जाता है, लेकिन हम जंग को बिना लड़े अगर हम हार जाएं और बिना लड़े हम मैदान भाग जाते हैं तो हमें हार का एक भगोड़े का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए आप योद्धा की तरह युद्ध करिए, क्वेश्चन नहीं होता है उसको लड़िए, क्योंकि बेसिक आपके सब क्लियर है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने का मतलब आपके सभी बेसिक क्लियर हैं, तो इसलिए बेसिक क्लियर हैं तो हमें अपने क्वेश्चनों पे फोकस करना चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन का आंसर लाना है। और क्योंकि आपको पता है CBSE बोर्ड में हमारी स्टेप मार्किंग होती है, तो जितना स्टेप आपका सही होगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ r बराबर 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन KR² - KR - 3 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ K इज। आप देखें तो हमारा एक रूट है 3, और अगर हम r की जगह इसमें वैल्यू 3 रख देते हैं और 3 जब पुट करेंगे हम तो यहाँ स्क्वायर आएगा, इस पर r पे स्क्वायर - KR - 3। तो r की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 3, तो 3 रखेंगे इसमें। तो रखेंगे तो हमारा पता है कि 9K - 3K - 3 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो 6K बराबर 3। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। तो ऑप्शन इज ए, थर्ड का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज x - 3y बराबर 2 एंड 3x - 5 बराबर 14। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों देखो, हमें बिना सॉल्व करें अगर हम ये पहचान पाएँ कि इनकी x और y की वैल्यू अगर हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, अगर वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल इसने ये सॉल्व किया है, सॉल्व करके देखते हैं।
एक्स माइनस 3y एंड 3x-y, इन दोनों क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आई है 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर इसमें किसी एक क्वेश्चन में रख देते तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर वही आएगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ 64 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो हमें मालूम है कि 64x स्क्वायर को अगर हम देखें तो 64x स्क्वायर माइनस का 1 है, तो इसे हम 8x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब देखेंगे हम तो 64x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो इसने लगाया है 8x माइनस के 1 माइनस के 8x माइनस 1 बराबर 0। सो हम क्या करेंगे, पहले 8x प्लस 1 को क्या कर लेंगे, बराबर रख के 0 कर लेंगे। जब हम 8x को बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 1/8। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 8x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/8। तो हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1/8, दूसरी आएगी माइनस के 1/8। सो 5 का आंसर क्या सही होगा हमारा a, 5 का a, तो कितनी आएगी 1/8। ये थोड़ा सा इसमें सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6। इन द फिगर इफ OA अपॉन OD बराबर OC अपॉन OB देन हमें क्या करना है, विच पेयर ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। हमें इनमें से देखना होगा कि कौन सा पेयर जो है हमारा इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते वक्त आप देखेंगे इन द गिवन फिगर OA अपॉन OD, OA अपॉन OD बराबर OC अपॉन OB, हम बोल सकते हैं OA अपॉन OC बराबर OD अपॉन OB। देन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, तो हमें मालूम है प्रूव्ड एबव से कि हमारी भैया OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD या OD अपॉन OB। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल ये एंगल होंगे तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, सेम। तो दो साइड एक एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो नेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल नीचे वाला इसके बराबर, क्योंकि ये एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। सो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा क्या है, एक सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल F बराबर एंगल C, AB बराबर 3D, देन 2 ट्राइंगल्स आर। हमारे पास मान लो एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DEF। उसने बोला ये जो B और जो E है ये एंगल हमारा कैसा है, बराबर है। एंड आगे बोला है कि जो एंगल F है, ये जो एंगल है वो एंगल C के बराबर है। देन बोला है कि AB 3DE के बराबर है। ये जो साइड है और ये जो साइड है, इनका जो AB जो है बोला है कि ये बड़ा है किससे, इससे। अब बात आती है यहाँ कि हम इसको क्या कह सकते हैं या क्या बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस तो होता है डिक्टो कॉपी, जैसा इधर वैसा उधर, लेकिन EB और DE की साइड की वजह से ये हमारा जो है कॉन्ग्रुएंस को खो देता है, प्रॉपर्टी को। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। सो ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा, B, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th। cosec A बराबर 13/12, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A माइनस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 9 cos A। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, और हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 13 है एंड हमारा परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर कितना 12 है। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5।
अब इसमें क्या है कि साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे और साइन ए कॉस ए की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन में रखेंगे तो क्वेश्चन में वैल्यू रखने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, 9/3 मीन्स 3 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना 9th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ are tangent to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 डिग्री then PTQ is। हमसे क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये जो एक सर्कल है, दो टेंजेंट हैं, हमें मालूम है एक PT इक्वल होगा किसके, QT के। लेकिन हमें इतना भी मालूम है कि जो टेंजेंट जिस पे डलता है वो हमारा कितना होता है, 90-90 का होता है। अगर 90 का होगा तो हमें मालूम है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो बनना है, क्वाड्रिलेटरल OPQT में हमें पता है कि 90 + 90 + 110 प्लस उसको हम अगर x मान लें तो ये हमारा कितने का होता है, 360। तो 90 90 180 और 180 360 में से 180 गया, 180 बचा, 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा हमारा, 70। सो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के बेस पे हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। उस डायग्राम में बोला कि जो बेस है वो 100 मीटर है, एंगल है 45 डिग्री, और तो हमसे पूछा क्या उसने, हाइट ऑफ द टावर। तो हमें मालूम है कि हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा कि tan 45 का फार्मूला लगाएंगे तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस हमारा 100 है, तो tan 45 बराबर हो h/100 बराबर tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। सो हमारा 10 का आंसर क्या होगा, बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2, -3 एंड 5,6 इज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 11वां हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 पॉइंट हैं 2, -3 एंड 5,6। लेकिन आप ध्यान से देखें तो एक एक्सिस दी गई है, वो x एक्सिस दी गई है। तो x एक्सिस पे हमेशा y टर्म क्या होगा, 0। तो हमें देखना है कि y टर्म जो 0 होगा, मान लीजिए ये वैल्यू 2, -3 है, ये वैल्यू 5,6 है, इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 हैं। वो पूछना चाह रहा है कि इनका रेशियो बता दो कि रेशियो 1 कितना आएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसके पॉइंट निकालेंगे तो हम x और y दोनों निकाल लेंगे। y टर्म को बराबर में 0 कर देंगे, तो y टर्म को जब बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारा 11 का कौन सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 को देखेंगे हम लोग, इफ tan थीटा बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा इज। हमसे tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1 और sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू पूछा है। हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री। हम रखेंगे sec 45 cosec 45 और इन दोनों की वैल्यू होती है √2, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√2। हमारा 2√2 आंसर आएगा। तो 12 का कौन सा आंसर सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं हम लोग, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमने एक क्या बनाया, एक सर्किल बनाया, सर्किल का उसने साफ साफ बोला है कि सर्कल का स्मॉल r रेडियस है, तो इसका जो एरिया है सर्कल का, तो उसको हमने πr² माना। बोला है उसने 2 टाइम्स ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस, तो 2πr हो जाएगा। पाई से पाई काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे, तो r बराबर आ जाएगा 4। लेकिन अब देखो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्वेश्चन, अगर हमें ऑप्शन ए सही लग रहा है लेकिन ऑप्शन ए हम देखते ही डायरेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती कि ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर है हमारा। क्योंकि उसने पूछा डायामीटर। जब हम निकालते हैं तो डायामीटर हमें मालूम है
कि रेडियस का डबल होता है, 2r होता है, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, ऑप्शन सी 13 का सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। जो सर्कल का पेरीमीटर है और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है दोनों आपस में क्या सेम है। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम इसका जब पेरीमीटर लिखेंगे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr एंड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4s आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल का होता है πr स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो πr स्क्वायर एंड साइड की जगह रख देंगे πr अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4, r स्क्वायर से हमारा r स्क्वायर कट जाएगा एंड एक पाई से एक पाई उठ जाएगा, तो हमारा बचेगा 4 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन पाई, और 4 अपॉन पाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा 14 अपॉन 11। सो आंसर इज द करेक्ट आंसर, 14 का ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स इन द रेशियो 5:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमको 2 सिलेंडर दिए गए हैं, हमको 2 सिलेंडर दिए हैं अलग अलग। उसने बोला है साफ साफ कि इसकी कुछ हाइट दी है और इसकी रेडियस दी है, लेकिन हमसे पूछ रहा है इन दोनों के वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला πr स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम फार्मूला भी दोनों का सेम होगा, लेकिन इस ऊपर वाले को 1 मान लेंगे, नीचे वाले को 2 मान लेंगे। देखो हमारा पाई से पाई चला जाएगा, r1 अपॉन r2 होता है 2/3 और 2/3 का स्क्वायर होता है 4/9 एंड h1 अपॉन h2 की वैल्यू है 5/3 और यहाँ भी हम 5/3 रखेंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और नीचे आ जाएगा 9 27, तो 20/27 हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन इज 15 का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 16। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दी है 0 से 5, 6 से 11, 12 to 17, 18 से 23, 24 से 29 एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लासेज। अब हमें मीडियन दिया है, मतलब हमसे मीडियन पूछना चाह रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, जिसे हम CF बोलते हैं। तो हमें CF कैसे निकालना है, जो सेम होता है डिजिट उसको यहीं 13 में 10 जोड़ेंगे, फिर इनको ऐसे कंटिन्यूस क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, लास्ट में हमारा आ जाएगा 57। जब हमारा 57 आएगा तो हमें पता है n की वैल्यू आ गई हमारी 57, तो हमें n/2 निकालना होगा, तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी 28.5। तो ये 28.5 देख रहे हैं, तो हमारा ये किस में मैच कर रहा है, 38 में, और 38 में अपर लिमिट देखा जाए तो अपर लिमिट कितनी है 17.5। सो आंसर हमारा 16 का क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 17 है, जिसमें हमसे मीन पूछा गया है। तो मीन दिया गया है और हमसे कोई वेरिएबल y की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें पता है कि वेरिएबल दिया होता है, फ्रिक्वेंसी दिया होता है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम निकाल लेते हैं और सम से क्या डिवाइड दे देते हैं। तो देखो वेरिएबल दिया है, f दिया है, तो इन दोनों का हमें fx निकाल लेंगे। fx निकालने के बाद इनका अलग से सम निकालेंगे, f का सम निकालेंगे और fx का सम निकालेंगे। हमें पता है जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेसन fx अपॉन समेसन f। जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे देखते हैं हम लोग 3y + 28 बराबर 2.6y + 31.2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4y बराबर 3.2। जब हम 0.4 से 3.2 को काटेंगे तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Two different dice are thrown together. The probability of getting the sum of the two number less than 7 is. तो 2 different dice are thrown together. The probability of getting the sum of the two numbers less than 7. हमें ये बोलना चाह रहा है कि भैया 7 उन दो जो प्रोबेबिलिटी हम दो जो डाइस उछाल रहे हैं दोनों का सम 7 से कम आए। तो हमें पता है टोटल आउटकम्स दोनों को उछालने पे कितना बार आएगा, 36।
अब वो ये कहना चाह रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन 7, तो कितने आएंगे 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी, तो 15/36, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में सॉल्व करने पे 5/12। तो 18 का कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ए। दोस्तों देखो, अब हमारे असर्शन रीजन आ गए, तो असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन किस तरह से हैं उनको देखते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 9, देयर LCM 2016, वन नंबर इज 54, देन अदर नंबर इज दिस। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCF प्रोडक्ट दिस। मतलब अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो पहला क्वेश्चन दिया है और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, उन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या बिकॉज जोड़ देते हैं। हम बोलेंगे कि ये सही है क्योंकि इनका फॉर्मूला ये होता है, इसलिए ये सही है। इन दोनों का हम बोल सकते हैं दोनों का क्या आपस में रिलेशन है, रिलेशन की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे हमारा आंसर आया है। तो हमने देखा कि 9 × 2016 बराबर 54 × x। सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आया, x बराबर 336, जो कि हमारा क्वेश्चन ने दिया गया है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। असर्शन का ए ऑप्शन इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The value of y is 3. The distance between the point 2, -3 and q 10, y is 10. तो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो हमने y है, जो यहाँ y लिखा हुआ है, उस y की वैल्यू क्या सही होगी। तो इसको y की वैल्यू के लिए हमें देखो फिर से वही चीज़, हमें क्वेश्चन दिया है, इसका फॉर्मूला दिया है। क्या इन दोनों का अगर रिलेशन सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। तो देखते हैं हम इसे सॉल्व करके। तो डिस्टेंस पी क्यू बराबर इतना होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर देखते हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल सही आता है। तो दोनों का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है। तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच में जब रिलेशन होता है तो बिकॉज लगा के इसको क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल देता है। दोस्तों अब हमारा सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी हमारा जो है 21 to 25 क्वेश्चन कैरी करता है, और इसमें ईच क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी कि जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इन दोनों इक्वेशनों से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की हमारे पास एक कंडीशन है जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो इसमें हम अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 की अगर वैल्यू रखें, तो एक फार्मूला होता है ax + by + c बराबर 0। तो इसके हिसाब से हम क्या a और b c की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास पता है 2 के नीचे k-1, 3 के नीचे k+2, 7 के नीचे 3k। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी हमारी। तो दोस्तों 21 का आंसर क्या होगा हमारा, 7। एक क्वेश्चन देखते हैं 22 का। इन द बिलो लेफ्ट फिगर 2 कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो इसमें एक डायग्राम दिया गया है, जो कोड दिए गए हैं। तो इस डायग्राम में सर्कल वाले में देखते हैं हम लोग। वो हमसे पूछना चाहता है प्रूव दैट फर्स्ट ट्राइंगल APC सिमिलर ट्राइंगल DPB एंड सेकंड AP.PB बराबर CP.DP। सो हम इसे सॉल्व करते वक्त देखना चाहेंगे कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो कंसीडर एज APC एंड DPB। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगलों को क्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे ट्राइंगल एंगल APC बराबर एंगल DPB, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे हमारे। आल्सो एंगल CAP बराबर एंगल PDB, एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क। अगर हम बात करें, मान लो ये हमारा एक आर्क है, इस आर्क से अगर तुलना देखी जाए तो इधर देखो तो एक सेम बन रहा है। तो एंगल A एंगल D के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं सो बाय
डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल डी पी बी के, या हम सिमिलरिटी बोल सकते हैं। तो हमारा जो ए पी सी है एंड डी पी बी है, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे हमारे। सिमिलर केस में करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो ए पी है, ए पी अपॉन पी सी बराबर डी पी अपॉन पी बी, तो इनका भी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ए पी डॉट पी बी बराबर सी पी डॉट डी पी। नेक्स्ट इसी का सिमिलर एक क्वेश्चन और है, ये जो ट्राइंगल दिया गया है इस ट्राइंगल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे in the given figure AB parallel D and BD parallel EF, then prove that DC square बराबर CF into AC। तो दोस्तों हम इसको क्या करें हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे उतार लेते हैं। तो नीचे उतारने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इस तरह से है हमारा कुछ एफ डी ई, और इसी में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमारा ए बी सी डी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। तो देखेंगे दोस्तों, जो ए बी है वो पैरेलल है हमारे डी ई के, जो ए बी है वो हमारा पैरेलल है डी ई के, एंड बी डी पैरेलल है ई एफ के। ध्यान से देखिए, ये जो है ये इसी के पैरेलल है। हमसे पूछा गया प्रूव करके दो कि डी सी स्क्वायर बराबर सी एफ इंटू ए सी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी, हमारा जो बड़ा ट्राइंगल है, इन विच डी ई पैरेलल ए बी एंड बी डी पैरेलल ई एफ। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल हमारा ए बी के है, तब हम क्या लिख सकते हैं बी पी टी थ्योरम से कि जो सी डी है, सी डी अपॉन ए सी बराबर होगा सी ई अपॉन सी बी के या बी सी। अगेन इन ट्राइंगल सी डी बी, अगेन इन ट्राइंगल सी डी बी, हम इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो इस ट्राइंगल के लिए अगर आप देखो कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा बी डी के, तो सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी बराबर सी ई अपॉन बी सी टोटल। तो हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा सी डी अपॉन ए सी बराबर सी एफ अपॉन सी डी। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी एफ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास दो सर्कल हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस ऑफ 5 एंड 3। तो बड़े वाले के लिए 5 दिया है, छोटे वाले के लिए 3 दिया है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड मतलब ए बी पूछना चाह रहा है हमसे। तो देखेंगे हम जब इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त ए पी हमारा किसके बराबर दिया है, पी बी के, तो ए पी हमारा पी बी के बराबर होगा एंड ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मालूम है ये 5 है, ये 3 है, तो हमें ये मालूम कितना होगा 4, और ये 4 का डबल होता है कितना 8। तो दोस्तों इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, बाकी फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 24 हमारा 3 cos स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 30 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू 10 स्क्वायर 60। इसमें क्या है कि टोटली हमको क्या है कि वैल्यू याद है, तो हम इस क्वेश्चन में रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू रखेंगे, सेक की वैल्यू रखेंगे, माइनस साइन 30 की, tan 60 की। जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे माइनस का 1/2 हमारा आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों हम लोग 25। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। हम अगर एक क्लॉक बनाएं, क्लॉक की जब हम बात करें तो वो कह रहा है कि अगर इसकी 14 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास रेडियस है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट। हमसे इस एरिया की क्या है वो बात करना चाह रहा है।
तो इन 5 मिनट, जब 12 पे सुई हूँ तो 12 से 1 पे आए तो 5 मिनट एरिया कवर करता है। तो इसने कितना एरिया हमारा कवर किया, तो हमें याद है कि ये एक हमारा सेक्टर शो कर रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, तो हमारा फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री अपॉन 360, 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 154/3। तो सॉल्व करने पे 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा जो उसने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल बराबर एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। तो बड़े सर्कल के लिए कैपिटल आर ले लेंगे, छोटों के लिए R1 और इसके लिए R2 ले लेंगे। यहाँ ये R2 आएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई से पाई उड़ जाएगा हमारा। तो हमें बचेगा इधर आर स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का मतलब 64 और 6 का मतलब 36। 64 प्लस 36 मतलब कितना आ जाएगा आपका 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। लेकिन पूछा क्या उसने डायामीटर, तो डायामीटर कितना होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों अब हमारा सेक्शन सी आ गया है। सेक्शन सी का मतलब क्वेश्चन 26 to 31 कैरी 3 मार्क्स। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के हमारे जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा जो पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 5√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को अगर हम बात करें तो ये हमारे पिछले सैम्पल पेपर में भी था, इस वाले सैम्पल पेपर में फिर से ये अगेन रिपीट हुआ है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक ऐसा है इस बेस पे आ ही जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। रूट दे देगा, वो पूछ लेगा ये रेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। मेथड एक ही है, मेथड इसी को हम फॉलो करें तो ही अच्छा है। तो √5 बराबर हमारा कितना p/q, वेयर p एंड p q क्या को प्राइम नंबर है। तो p बराबर √5q स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ऐसे ही अगर हम बोलें कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो एज्यूम p बराबर हमारा कितना मान लेंगे 5m, वेयर m इज एन इंटीजर नंबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो दोनों को हम क्या कर लेंगे एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5m स्क्वायर। क्यों हम बोलेंगे यहाँ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो हम बोल सकते हैं q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। फ्रॉम द एबव वी कंक्लूड दैट p एंड q हैव वन कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो p और q है दोनों सेम फैक्टर रखते हैं। विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। जो हम मानते हैं कि ये p एंड q को प्राइम नंबर है उसको क्या ये फेल कर देता है। इसीलिए हमारा जो एजम्पशन है उसको क्या हो जाता है रॉन्ग। फिर इसके जब रॉन्ग हो जाएगा एजम्पशन नंबर जो हम रेशनल नंबर माने, तो रेशनल नंबर ना होकर क्या होगा वो फिर हमारा इरेशनल नंबर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 27 है। 27 में देखेंगे हम लोग व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हमने क्या किया, इसमें हमने शुरू से ही इसको k मान लिया कि इसमें अगर हम k जोड़ देते हैं तो तब k जोड़ने के बाद 3 हमारा क्या है जीरो फैक्टर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं x की जगह 3 रख देते हैं। k जोड़ने के बाद हम x की वैल्यू 3 रखेंगे और 3 रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। सो 27 का आंसर क्या होगा हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इन अ कॉलेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज taken food in the mess. When a student takes food for 22 days, he has to pay 1380 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 28 days pay of 1680 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में एक तो फिक्स्ड चार्ज दिया गया है, फिक्स्ड चार्ज के अलावा जितना आप डेली खाना खाओगे उसका क्या चार्ज जुड़ता जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग कैसे क्या दिया है।
कि बोला इसने कि क्वेश्चन में लेट द फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का हमने x माना एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे y माना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 22y बराबर आ जाएगा 1380 एंड सिमिलरली x प्लस 28y बराबर 1680। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 280 एंड सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 15। तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 280, y की वैल्यू 15। फिक्स्ड चार्ज तो आया हमारा 280, लेकिन कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे का कितना आया 50 रुपीज़। सिमिलर बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में और करके दिया गया है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000, शी asked the cashier to give her 50 rupees and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of rupee 50 and rupee 100 she received? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या हमें 50 का मालूम नहीं, तो 50 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 100 का कितना मान लेंगे, y। हमें क्वेश्चन ने दिया है कि टोटल नोट कितने हैं उसके पास 25, तो x प्लस वाई बराबर 25 एंड 50x प्लस 100y बराबर कितना टोटल करेंसी पाया वो 2000। तो हम इन दोनों इक्वेशनों से देखेंगे, जब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो x की y की वैल्यू 15 आएगी एंड सिमिलर y की जब वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो मीना हैज़ रिसीव 10 पीसेज ऑफ 50 नोट्स एंड 15 पीसेज ऑफ 100 नोट्स। तो हम दोस्तों हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, प्रूव दैट ट्राइंगल ABP इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दोस्तों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, एक हमें डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में जॉइन OP एंड लेट इट मीट्स द सर्कल एट पॉइंट Q। इस पॉइंट को क्या बोला Q। तो हमें सेंस OP बराबर 2r, OP को हमने मान लिया 2r डायमीटर ऑफ द सर्कल, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था हमारा। कंसीडर ट्राइंगल AOP इन विच AO परपेंडिकुलर AP एंड OP इज द हाइपोटेनियस। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये तो 90 डिग्री होगा, ये आपकी रेडियस है, ये आपका 2r क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि उसने बोला है कि जो O से P है वो हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ये O है, ये A है, ये P है। हमसे जो क्वेश्चन में निकालना है, एक्चुअल हम इसके एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हम निकालना चाहते हैं कितना आएगा। तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन 2r। तो साइन का हम जब एंगल निकालेंगे तो r अपॉन 2r, r से r कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमें पता चला कि जो ये वाला जो एंगल है ये कितना आया 30 डिग्री। सिमिलरली हमारा नीचे भी कितना आएगा 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा टोटल आंसर आया 60 डिग्री। नाउ PA बराबर PB, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टेंजेंट जब एक्सटर्नल उस पर टच करते हैं तो हमारे ये दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंड एंगल PAB बराबर होगा एंगल PBA, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है तो अपोजिट साइड्स टू इक्वल। एंड एंगल APB एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल B है। सो हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये सभी एंगल आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें सभी कुछ क्या है, साइन कॉस में बदल दिया है, तो हम टेन और कॉट को भी साइन कॉस में बदल देते हैं। तो हमें मालूम है कि टेन थीटा जो होता है उस टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस सिमिलर कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। जब हम वैल्यू रखेंगे तो नीचे यहाँ रखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस इधर जाएगा तो कॉस माइनस साइन, और कॉस कहाँ ऊपर चला जाएगा तो कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जब कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन रखेंगे तो साइन कहाँ ऊपर जाएगा और कॉस आएगा, तो कॉस यहाँ साइन इधर और कॉस इधर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन क्यू थीटा। दोस्तों इसमें से नीचे वाले में से क्या किया, माइनस उसने कॉमन ले लिया है तो माइनस यहाँ आ गया।
कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा सेम एलसीएम आ जाएगा। एंड जब हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये उड़ जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, और पीछे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हम प्रूव करने होते थे, जो LHS है वो RHS के बराबर प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इसी में और करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, एंड इसकी हेल्प से हमें ये क्या प्रूव करना है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस से इस कॉस को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर लाएंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमें इसमें से क्या करना है कि हमें मालूम है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह √2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, और √2 से 2 हम काटेंगे तो √2 का टाइम्स कटेगा कॉस से, कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, √2 साइन थीटा, इधर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमसे यही तो प्रूव करवा रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, प्रूव करो। तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, हम लोग 31। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड से हमने क्या किया, सभी जितने ब्लैक फेस कार्ड्स थे उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मतलब उसमें से 52 में से जो हमने ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिए थे, उस जो बचे हुए कार्ड है उनको क्या हमने अच्छे से उनको जो है हमने सेट किया। सेट करने के बाद क्या है, उनमें से हमने कोई एक कार्ड रैंडमली बाहर निकाला। तो वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी और हमारा फेस कार्ड आने की। तो पहला देखेंगे 42 में से हम 66 घटा देंगे तो 46 बचेगा। एंड उसने बोला है कि हमारे पास कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन द रिमेनिंग डेक। तो फेस कार्ड हमारे पास अब कितना बचा, तो हम बोलेंगे 6। तो हमारे फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/46, जैसे बोलते हैं 3/20। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है रेड कार्ड आने की। तो रेड कार्ड हमारे पूरे में कितना बचा है, 26। तो 26/46, तो ये कितना आएगा, 13/23। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन द रिमेनिंग डेक। तो ब्लैक कार्ड्स कितने बचे हैं, फेस कार्ड को हटा के 20 बचे हैं, तो 20/46, तो ये आएगा 10/23। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारा सेक्शन डी है। दोस्तों सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है। इसमें 32, 33, 34, 35 4 क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के हैं, अपने आप में दम रखते हैं। सेक्शन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें अकेले सेक्शन से 20 नंबर का आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछना चाह रहा है। सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000, but 5 students failed to attend the picnic and thus the cost of food for each member increased by 20 rupees. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? तो केस फर्स्ट में हम मानेंगे क्या कि स्टूडेंटों की संख्या x मानी और कॉस्ट ऑफ फूड मेंबर y माना। तो टोटल हमारे कॉस्ट जो थी x × y बराबर 2000 थी। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होता है, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x - 5, क्योंकि 5 स्टूडेंट क्या है फेल हो जाते हैं अटेंड करने के लिए। तो x - 5 न्यू कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर। तो हमारे पास पहले जो बजट था 2000
उसमें अब कितना बढ़ जाएगा 20 रुपीज़। जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 2000 में ही हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे एक्स वाई प्लस 20 एक्स माइनस 5 माइनस 100 बराबर 2000। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू -20 एंड 25 आएगी। -20 इसलिए हटा देते हैं क्योंकि माइनस हम कंसीडर नहीं करते, तो पॉजिटिव लेंगे। x की वैल्यू 25 है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 80। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 25 होंगे और कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट कितना आ जाएगा 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों हम लोग। If Java was younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? Let the present age of Java be x year. हमने Java की प्रेजेंट एज को कितना माना x, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला उसने कि भैया then the square of the age would have been 11 more than 5 times the actual age। तो 5 times the actual age उससे कितना ज़्यादा होगा 11। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 1 और दूसरी आएगी 14। तो प्रेजेंट एज कांट बी 1 ईयर, तो प्रेजेंट एज तो 1 हो नहीं सकती, तो प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे हम लोग 14 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 33 हमारी थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी की बड़ी ही बार बार पूछी जाती है ट्रायंगल में, और स्टार्टिंग की पहली थ्योरम है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वही पूछना चाह रहा है कि ये वाला अपॉन ये और ये अपॉन ये। इन द फिगर फाइंड ईसी की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है यदि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC यूजिंग द अबव थ्योरम। हमें ऊपर वाली थ्योरम को प्रूव करना है। ऊपर वाली थ्योरम में देखोगे आप तो 2 और 2 4 नंबर की ऊपर वाली थ्योरम है और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि हमारे पास क्या है कि 2/6 बराबर 3/x। 2 से 1 आया 3 बार और 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी जो मैं थ्योरम है उसको थ्योरम को आप बुक से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वो बार बार क्लास में करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, उसका ऊपर के लिए जो हिस्सा है वो कॉनिकल टॉप है। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर respectively and the slant height of the top 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of canvas the tent of the rate। तो आप देखोगे कि जो रेडियस है 4 4 का आधा कितना होता है 2। तो एरिया ऑफ द कैनवास, area of the canvas used, CSA of the cylindrical parts, curved surface area of cylindrical part and CSA of conical part। तो 2 pi r h प्लस पाई आर एल, तो हम बोलेंगे पाई आर इन ब्रेकेट 2h प्लस एल। तो इनकी जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे कितना आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने कॉस्ट पूछी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी दे रखी है 500 रुपये। तो 44 पे इंटू 500 करेंगे तो कितना आएगा 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास, मेटल ब्लॉक, हैज लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस ब्लॉक ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रॉन आउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेकेंड है द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है, उसके अंदर से हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का एक बाहर निकाला ब्लॉक। तो ब्लॉक जब बाहर निकालेंगे तो वो पूछना चाह रहा है सिंपली कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें मालूम है कि एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा ये क्या है रिमेनिंग पार्ट का क्या वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो LBH माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्यूब का होता है LBH माइनस पाई आर स्क्वायर एच।
तो ये हमारा किसका आ जाएगा, फर्स्ट का। सेकंड में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो 2LV प्लस BH प्लस HL तो ठीक, -2πr प्लस 2πRH, हमने इसमें 2πRH को जोड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ब्लॉक जो ये हमारे पास ब्लॉक था, क्यूबॉइड था, तो इस क्यूबॉइड के अंदर से हमने एक सिलेंडर निकाला। तो सिलेंडर निकालने का मतलब ये है कि अंदर उसके अंदर एक स्पेस पैदा करना। उस स्पेस की कर्व का एरिया कितना होगा वो हमें इसमें ऐड करना होगा। हमने जो ऊपर सर्कल है उसका सर्कल का नहीं ऐड करना, क्योंकि सर्कल तो उसमें से घट रहा है क्योंकि स्पेस है उसमें। लेकिन ध्यान से देखो तो एक सिलेंड्रिकल शेप अंदर बन गई, उस अंदर का कितना होता है CSA 2πRH। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा 34 अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन मानेंगे हम इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 35 है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इफ द मीडियन क्लास आर 24, फाइंड द फ्रिक्वेंसी F1 एंड F2। तो इसमें F1 और F2 हमारी वेरिएबल है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या इसको एक टेबल बना ली, उस टेबल के हिसाब से इसको हमने क्या बांट दिया। क्लास दिया, फ्रिक्वेंसी दिया CF, 4 में 6 जोड़ा, ऐसे कंटिन्यूस क्या हमारी एक लास्ट में आके आ जाती है। तो लास्ट में अगर आती है तो इसके हिसाब से हम अगर इसे सॉल्व करने की जब बारी आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मीडियन दिया है 24, मीडियन क्लास की जब हम बात करें तो मीडियन क्लास के लिए 24 की वैल्यू हम जब बात करें तो हमारा कितना होगा, 20 से 25। आप देखें ये 24 है, यहाँ 25 है। तो हमारे लिए मीडियन क्लास में L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जब हम देखें L की वैल्यू है 20, H की वैल्यू है 5 एंड N/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 एंड CF वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस के F1 इससे मतलब पहली वाली, एंड F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे हमारी जो वैल्यू आएगी तो हमारी F1 कितना आ जाएगा, एक्चुअल में 10 आ जाएगा। अगर F1 10 है तो हमें पता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 है, तो 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। तो यहाँ से हम F2 निकाल लेंगे, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 22। तो F1 की वैल्यू आई 10 और F2 की वैल्यू आई हमारी 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा सेक्शन ई है, लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारे क्वेश्चन 36 to 38 कैरी 4 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 केस स्टडी फर्स्ट। तो पहली केस स्टडी 1 में देखते हैं, हमारे पास दो तरह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। राम इज वॉचिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से देखता है एंड नीचे बॉटम देखता है। तो टॉप देखता है तो एंगल है और नीचे देखता है तो भी एंगल है। लाइट हाउस है, वो उसने दिया है कि जो 60 मीटर हाई है बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट दी है वो कितनी है 60 मीटर है। तो पहले पूछा उसने फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। लाइट हाउस एंड बिल्डिंग के बीच में कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड पूछा द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, दोनों के बीच की कितनी दूरी है। या द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए लाइट हाउस एंड द लेंथ ऑफ द इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोस्तों हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते वक्त ध्यान देना होगा हमें। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, तो tan 60 लगाएंगे तो AB अपॉन BD बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड AB की वैल्यू 60 है और BD पूछा है तो BD बराबर आ जाएगा आपका 20√3। तो BD की वैल्यू अगर हमारी 20√3 है तो मतलब BD है क्या एक्चुअल में इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई हमारी 20√3। तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, तो हम बोलेंगे C हमारे पास कितना है 20 है। नाउ इन राइट ट्राइंगल AEC, तो ऊपर वाले के लिए हम बात करें जब CE अपॉन AE बराबर 1/√3, √3 से √3 गया तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। तो दोनों के बीच में हमारा क्या आंसर आ जाता है। वो कह रहा है कि एक और क्वेश्चन है, लेट AB बी द लाइट हाउस
ए बी क्या हमारा लाइट हाउस है एंड बी सी क्या है हमारी शैडो है, थीटा हमारा एक एंगल है, सच दैट स्टैंड देन द इन ट्राइंगल ए बी सी बी हैव टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा बराबर रूट 3 अपॉन 1, टेन 60 बराबर, तो टेन थीटा बराबर रूट 3 और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है टेन 60 की, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है अलग टाइप का। तो सेविंग मनी इज़ गुड हैबिट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम द बिगनिंग। दोस्तों ये एक गुल्लक है जिसमें हमें याद हो कि हम बचपन में गुल्लक खरीदते थे, तो उस बचपन में क्या है कि हमें कुछ भी पैसा मिलता था, 1 का सिक्का या 2 का सिक्का, 10, 20, 50, 100, हम सभी को उन सभी की सेविंग क्या करते थे, हम गुल्लक में डाल देते थे और उससे क्या हमारी एक सेविंग हुआ करती थी और फिर जब इकट्ठे हो जाया करते तो हमारे चेहरे पे एक अलग मुस्कान आ जाती थी। शायद ऐसा किया हो किसी ने। तो हमारे पास सेविंग मनी इज ए गुड हैबिट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम द बिगिनिंग। ए फादर ब्रॉट ए पिगी बैंक फॉर हिज सन आदित्य, he puts 1 5 rupees coin of his saving in the piggy bank on the first day. He increases his saving by 1 5 rupees coin daily. उसका सेविंग बढ़ती जा रही थी। आगे उसने बोला if the piggy bank can hold 190 coins of 5 rupees in all, find the number of days he can contribute to put the 5 rupees coins into it. Second है find the total money he saved. if 6 times the sixth term of in AP is equal to 9 times of, then मतलब ये अलग क्वेश्चन है और वो वाला अलग क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं चाइल्ड सेविंग डे वाइज पर डे, पहले दिन 5, फिर दूसरे दिन बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा एक AP को रिप्रेजेंट करेगा। वी कैन हैव एट मोस्ट 190 कॉइन्स, सो 1 + 2 + 3 एन टर्म तक हम बोल सकते हैं 190 कॉइन है। तो इसका हम एक सम निकालेंगे तो कितना आएगा, एन की वैल्यू निकालें, एन की वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएंगे हमारे पास 19। टोटल मनी सी सेव्ड, तो 5 + 10 + 15 + 20, तो अप टू कहाँ तक चलना है हमें 19 दिन तक चलना है। तो 19 दिन तक चलोगे तो 19 दिन तक के लिए देखोगे आप तो सम निकालेंगे और सम निकालेंगे तो उसके पास कितनी सेविंग होगी 950 रुपये की सेविंग होगी 19 दिन के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में और करके दिया गया था जो फर्स्ट टर्म ऑफ एन APBA एंड कॉमन डिफरेंस डे, तो उसने बोला कि 6A6 बराबर 6 9A9, तो हम निकालेंगे 6 टाइम्स ऑफ A6 तो A + 5D, 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म तो A + 8D। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A बराबर आ जाएगा -14D। तो 15 टर्म निकालेंगे तो फिर A15 बराबर A + 14D, तो A की वैल्यू -14D और 14D प्लस का है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A 15 टर्म ऑफ एन AP कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास पहला जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे इस केस बेस्ड स्टडी में, नेक्स्ट लास्ट केस बेस्ड स्टडी देखेंगे। तो हमारे पास एक GPS सिस्टम दिया है कि कुछ दोस्त क्या घूमने जाते हैं, तो उन घूमने के हिसाब से उन्होंने देखा कि हमारे पास एक लखनऊ है, भुज है और N और P। एन पी का भी नाम क्या दिया गया है, N को बोला नासिक एंड P को बोला उन्होंने पुरी। तो नासिक, पुरी, भुज एंड लखनऊ। हो क्या रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड लखनऊ टू भुज। लखनऊ और भुज के बीच की दूरी पूछा है, तो ध्यान से देखें तो जो भुज है वो हमारा y एक्सिस पे एंड लखनऊ जो है ध्यान से देखो तो x पे 5 है और y पे 10 है। तो उस हिसाब से इनके बीच की अगर लखनऊ और भुज के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो x2 - x1 y2 - y1, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी √34। तो हेंस द डिस्टेंस इज 150 √34 किलोमीटर। सिमिलरली सेकंड केस में क्या पूछना चाहता है वो हमसे, इफ कोटा इंटरनली डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ टू भुज इनटू 3:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा के। लखनऊ से भुज के बीच की क्या है उसने रेशियो बांट दिया 3:2, तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट आते थे x2 y2
तो हम बोलेंगे 0,7 और दूसरे के हुआ करते थे 5,10 और इनके बीच में दी है। तो इनके बीच के हिसाब से हम जब कौन पॉइंट निकालेंगे कोटा के x और y, तो x की वैल्यू रखेंगे, x निकालेंगे, y निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 41/5 आएगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया L और N और P, तो LN लखनऊ से नासिक, नासिक से पुणे और पुणे से लखनऊ के बीच की हम दूरी निकालेंगे। देखेंगे क्या ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इनकी अलग अलग इंडिविजुअल हम वैल्यू निकालेंगे और इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमें पता है तीनों साइड अगर इक्वल होती तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, लेकिन तीनों साइड इक्वल नहीं है तो हमारी क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो दोस्तों हमारा एक और इसी में ऐड हो रहा है कि वो पूछना चाहता है कि ए के कोऑर्डिनेट हैं एंड वाई एक्सिस, देन ए एल बराबर ए पी। तो ए एल और ए पी को हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जब वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वैल्यू रखने पे वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आएंगे 0,25/8। तो दोस्तों ये था हमारा सैम्पल पेपर 2 जो कि हमने सॉल्व किया है। दोस्तों इतना भरोसा रखिए कि आप जो है क्वेश्चन जितने भी सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इसको ईमानदारी से सॉल्व करिए। जहाँ स्पीड आपको कम लगे वहाँ अपनी मोबाइल से स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप, और जहाँ आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन को दिक्कत हो रही है तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।